हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन रूप से घर पर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत संपूर्ण भौतिकी विषय के महत्वपूर्ण डेरिवेशन को आपको बताया जा रहा है। तो मैंने अभी तक 2 क्लासें आपको प्रोवाइड की हैं और टोटल 6 डेरिवेशन आपको बता दिए। मतलब एक क्लास में 2 से 3 डेरिवेशन बताते हैं। तो अभी तक जो क्लासें हुई हैं, 2 क्लासें हुई हैं जिसमें मैंने आपको टोटल 3 डेरिवेशन बताया, मतलब 6 डेरिवेशन बता दिए। और आज की इस क्लास में आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, क्योंकि ये डेरिवेशन की ही श्रृंखला चल रही है। न्यूमेरिकल की श्रृंखला हो गई है, एक क्लास बची है, वो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी प्रकाश वैद्युत प्रभाव चैप्टर की। ठीक है, बाकी अगर आपको कहीं पर दिक्कत है तो फिर मिल जाएगी न्यूमेरिकल की क्लास, टेंशन मत लीजिए। बाकी जो 99 न्यूमेरिकल की सीरीज मैंने प्रोवाइड की है उसे आप अच्छे से कर जरूर डालिए और मॉर्निंग में 7 बजे जरूर आ जाया करें। डेली क्लास होती है आपकी। ठीक है, तो पहला आज की क्लास का क्वेश्चन आप सभी लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। पिछले साल बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड बात पूछी गई थी, इसलिए इस पूरे डेरिवेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? जो आपको डेरिवेशन करने का प्रोसेस बताते हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं, बातें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मुंह से बोल के बताते हैं और यहाँ पर कम से कम शब्दों में आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक अगर हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, 2 उत्तल लेंस ले लेते हैं जो कि 2 की पतले लेंस हैं। 2 ये मैंने पतले लेंस ले लिए। ठीक है, एक लेंस आपका L1 है और दूसरा लेंस आपका L2 है। ठीक है, पहले और दोनों लेंसों की जो मुख्य अक्ष है वो आपकी सेम है। ऐसे मैंने मुख्य अक्ष बना दिया। अब जो पहला लेंस था, पहले लेंस से हम क्या करते हैं, U दूरी पर क्या करते हैं, एक बिंदु O ले लेते हैं। यहाँ पर वस्तु है, एक बिंदु वस्तु O। इससे चलने वाली पहली किरण इस लेंस के पहले पृष्ठ पर, देखिए लेंस जो होता है 2 गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से बना होता है, सभी को पता है। तो ये जो गोलीय आपका अपवर्तक पृष्ठ वो उत्तल है, तो इसका अभिलंब कुछ देखिए, इसका केंद्र कहीं यहाँ होगा, इसका अभिलंब ऐसे खींचा जाएगा। तो जो प्रकाश किरण अभिलंब पर ऐसे आएगी तो विरल से वो सघन में जाएगी ना। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये अभिलंब की ओर ऐसे हल्का सा झुक जाएगी। अब ये जब दूसरे गोलीय पृष्ठ पर जाएगी तो दूसरा गोलीय पृष्ठ अवतल है, अवतल का अभिलंब ऐसे होगा। देखिए अपवर्तन की घटना हो रही ना, तो अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटती है। अब ये देखिए इस पृष्ठ से तो झुक गई, जब इस पृष्ठ पर आएगी, मान लीजिए लेंस L2 नहीं है, थोड़ी देर के लिए मन में मान के चलिए कि लेंस L2 जब नहीं है, तो जब इस लेंस के पहले वाले लेंस के द्वितीय पृष्ठ पर यह प्रकाश किरण आएगी तो द्वितीय पृष्ठ का अभिलंब ऐसे होगा भाई, और ये प्रकाश किरण ऐसे आपतित हुई। तो अब ये सघन से विरल में निकलेगी, लेंस से बाहर निकलेगी। ठीक है, और लेंस L2 नहीं, यहाँ पर लिख लीजिएगा लेंस L2 की अनुपस्थिति में, L2 की अनुपस्थिति में, इसको आप जरूर यहाँ पर लिखिएगा, अनुपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस अवतल पृष्ठ पर, मतलब ये जो लेंस का दूसरा पृष्ठ है अवतल पृष्ठ पर आएगी तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटने का मतलब ऐसे भगेगी, तो ये प्रकाश किरण ऐसे दूर ही भगेगी, ऐसे इधर निकल आएगी। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा सा इसको दूर बना लेते हैं जिससे फिगर थोड़ा अच्छा बने। ठीक है, ऐसे, और इस बिंदु का नाम दे देंगे हम I डैश, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि लेंस 2 संपर्क में है। ये मैंने आभास किया है, मैंने कल्पना की है कि अगर लेंस L2 ना होता तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला था, I डैश पर बनने वाला था। ये चीज़ आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो भैया जब I डैश पर प्रतिबिंब बनता, ठीक है, तो इसकी लेंस से जो दूरी हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, V डैश हो जाएगी। ठीक है, इस लेंस से I डैश तक की दूरी कितनी हो जाएगी, I डैश, V डैश, और वस्तु की दूरी U, और प्रथम लेंस की फोकस दूरी कितनी मैंने मानी है, F1। तो लेंस सूत्र आप सभी लोग जानते हो ना, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U। ठीक है, तो पहले लेंस के लिए जो वस्तु की स्थिति है वो तो U ही रहेगा, लेकिन जो प्रतिबिंब की स्थिति वो आपकी V डैश, तो V के स्थान पर V डैश हो जाएगा, और पहले लेंस की जो फोकस दूरी वो आपकी F1 है। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। बताइए पहले इतनी बात समझ में है कि नहीं? लेंस L2 जब अनुपस्थित है, मतलब लेंस L2 जब नहीं है, तो पहला लेंस जो इसका प्रतिबिंब बना रहा है वो I डैश पर बना रहा है। अच्छा, लेंस L2 की उपस्थिति में, लेंस L2 की उपस्थिति में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। लेंस L2 की उपस्थिति में डेरिवेशन सभी लोग कर लोगे, लेकिन इसकी जो मेन स्थिति है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डेरिवेशन तो बहुत आसान है। तो जब लेंस उपस्थित होगा, L2 उपस्थित होगा, तो ये प्रकाश किरण आएगी, अब इस पृष्ठ पर आएगी, और जब इस पृष्ठ पर आएगी तो जो क्रियाकलाप यहाँ पर भी वैसे क्रियाकलाप यहाँ पर भी होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर दूसरे पृष्ठ पर आएगी तो अभिलंब की और झुकेगी, क्योंकि अभिलंब से दूर हटेगी। तो जब ये अभिलंब की ओर और ज्यादा झुकेगी तो आगे ही मुड़ जाएगी। ठीक है, ये आभासी किरण थी, इसको डॉट डॉट लाइन से व्यक्त कर दीजिए। तो वास्तविक रूप से जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका आई पर बनेगा। और मान लेते हैं द्वितीय लेंस से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, v है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर जो आई डैश पहले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वह दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, तो अर्थात जो वस्तु की दूरी हो जाएगी दूसरे लेंस के लिए वो v डैश हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये दूरी, तो ये दूरी बहुत छोटी दूरी है, छोटी दूरी को वैसे भी हम छोड़ देते हैं। तो ये जो v डैश दूरी हो जाएगी वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु हो जाएगी, वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी v आपकी है ये, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 होती है। तो जब पुनः हम लेंस सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो u के स्थान पर कितना रखेंगे, तो आप कहेंगे v डैश, क्योंकि दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, जिसकी दूरी कितनी है, v डैश, और दूसरे लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितनी है, v है, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f2। इसको कितना मान लेंगे हम, समीकरण 2। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/f1 और प्लस हो जाएगा 1/f2। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u, RHS में RHS को जोड़ेंगे प्लस 1/v माइनस 1/ कितना, v डैश। ये 1/v डैश प्लस का, ये 1/v डैश माइनस का, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/ कितना हो जाएगा, f2। ये बचेगा 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। अगर इन दोनों लेंसों के स्थान पर हम एक ऐसा लेंस प्रयुक्त करें जिसके प्रतिबिंब की दूरी v हो, वस्तु की दूरी u हो, तो हम सभी लोग जानते हैं इसके स्थान पर कितना ले सकते हैं, 1/f, क्योंकि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। कब, जब इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस प्रयुक्त किया जाए जिसकी प्रतिबिंब की स्थिति v, वस्तु की स्थिति u हो, और फोकस दूरी कितनी हो, f। तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, अर्थात यहां से आ जाएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाता है, व्यंजक हो जाता है। तो डेरिवेशन तो बहुत आसान हो गया, लेकिन इसमें जो 3 स्थितियां बनती हैं, 3 स्थितियों में 2 स्थितियां तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, लेकिन जो तीसरी स्थिति उसमें पुनः आपकी 2 स्थितियां बन जाती हैं, 2 से 3 स्थितियां, तो उनको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि पिछली बार बोर्ड एग्जाम में स्थितियां ही पूछी गई थी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन हमें बहुत ही अच्छी तरीके से सारे डेरिवेशन करने हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं भाई। और आप लोग एक काम किया करें, आप लोग थोड़ा सा वीडियो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ठीक है। आप लोगों के लिए देखिए, आप लोगों के कहने से, आप लोग जो कहते हैं वो हम करते हैं। आप लोगों ने बोला न्यूमेरिकल सर कमजोर है, तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड की, ठीक। और ऐसा नहीं कि मैंने 99 न्यूमेरिकल ही बताया, आपको काफ़ी ज़्यादा मैंने गिनती नहीं की कितने न्यूमेरिकल आपको बताए। और भी अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो मैं और भी आपको न्यूमेरिकल बताऊँगा। डेरिवेशन आप बोल रहे हैं तो मैंने देखो आपको एक क्लास में डेरिवेशन भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, कर रहा हूँ। और ट्रिक से, जो डेरिवेशन ट्रिक से हो पाते हैं उनको ट्रिक से भी बताते हैं। अभी इस क्लास में मैंने एक डेरिवेशन लिया जो बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे, एक लाइन में आपका डेरिवेशन हो जाएगा। आप उसे क्लास में हो सकता है ज़्यादा भारी में समझते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखिए इस डेरिवेशन को हम मतलब इस व्यंजक को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f बराबर, इसको सॉल्व करेंगे f1 प्लस f2 बटे में f1 f2 को पलटेंगे तो ये आपका हो जाएगा f1 f2 बटे में कितना, f1 प्लस f2। मतलब इस रूप को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप हेडिंग डालेंगे स्थितियां, कौन सी हेडिंग डालेंगे, स्थितियां भाई, ठीक है। स्थितियों में पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति ये होगी कि जब दोनों लेंस आपके उत्तल हों और जब दोनों लेंस आपके अवतल हों, दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति होगी जब एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो। तो पहली स्थिति जब दोनों क्या हो, दोनों उत्तल हो, क्या हो, दोनों लेंस उत्तल लेंस हो। अच्छा, दोनों लेंस उत्तल होंगे तो हम ये कह सकते हैं तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी, देखो उत्तल लेंस होने का मतलब है पहले लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और दूसरे लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक। अब आप बताओ, अगर दोनों लेंस उत्तल लेंस होंगे, पहले की फोकस दूरी धनात्मक, दूसरे की भी धनात्मक, तो इसमें जब दोनों वैल्यू धनात्मक होगी तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक। अर्थात संयुक्त लेंस जो होगा, संयुक्त लेंस किस लेंस की भांति कार्य करेगा, संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा।
किस लेंस की भांति कार्य करेगा? उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। ये बात समझ में है कि नहीं? अच्छा, दूसरी स्थिति क्या होगी? जब दोनों क्या हो, यहां पर लाइन ड्रा कर लीजिए जिससे पता चले कि ये स्थिति है। जब दोनों अवतल लेंस हो, क्या हो भाई? दोनों अवतल लेंस हो। अच्छा, एक चीज बताओ, जब दोनों अवतल लेंस होंगे तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी F बराबर, आप ही सोचिए, अगर दोनों लेंस अवतल हुए तो F1 भी ऋणात्मक, F2 भी ऋणात्मक, ऋणात्मक और ऋणात्मक का गुणा ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर F1 भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ऋण चिन्ह जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह ऋण ही रहता है, तो नीचे तो आपका ऋणात्मक ही आएगा लेकिन ऊपर धनात्मक हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो पूरी वैल्यू आएगी वो आपको ऋणात्मक मिलने वाली है। और पूरी वैल्यू अगर ऋणात्मक मिलने वाली मिलेगी, कुछ भी इससे नहीं मतलब, कुल मिलाकर जो फोकस दूरी मिलेगी उसकी प्रकृति होगी ऋणात्मक। और फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो सीधी सी बात है कि संयुक्त लेंस किस लेंस की बात क्या करेगा? अवतल लेंस की बात। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संयुक्त लेंस होगा, संयुक्त लेंस वह किस लेंस की बात कार्य करेगा? वह अवतल लेंस की बात कार्य करेगा। किस लेंस की बात कार्य करेगा? अवतल लेंस की बात कार्य करेगा। अब बोर्ड एग्जाम में पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो स्थिति नंबर 3 से आया था। तीसरी स्थिति क्या है? जब एक उत्तल हो, एक उत्तल तथा दूसरा क्या हो? दूसरा अवतल लेंस हो। क्या हो? अवतल लेंस हो। स्थिति आपकी ये तीसरी है। और ये एक ही स्थिति नहीं, इस तीसरी स्थिति के अंतर्गत फिर दो स्थितियां हो गई। अगर एक उत्तल है और एक अवतल है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपकी पहली स्थिति ए बनेगी यदि F1 ग्रेटर देन हो F2 से। ठीक है, मतलब जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस पहले लेंस की उत्तल लेंस है और दूसरा लेंस अवतल है, उत्तल की फोकस दूरी अवतल से ज्यादा है। उत्तल की फोकस दूरी क्या है? अवतल से ज्यादा है। अब आप समझिएगा ध्यान से, अगर उत्तल की फोकस दूरी, जैसे हम एक सॉल्व करके आपको समझाते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं कि एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस है। ठीक है, इधर आप कर दें, क्या स्क्रीनशॉट लेना है? ले लीजिए, थोड़ा सा समझा ही दे अच्छे से। देखिए 3 स्थितियां इसमें बनेंगी आपकी। ठीक है, जब जैसे एक उत्तल है एक अवतल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो। दूसरी स्थिति बनेगी अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो। और तीसरी स्थिति बनेगी दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपस में क्या हो भाई? बराबर हो। ये 2 स्थितियां आपकी बन सकती हैं। तो पहली स्थिति ध्यान से समझिएगा। पहली स्थिति है यदि F1 ग्रेटर देन हो F2 से। F1 क्या होगी भाई? पॉजिटिव होगी क्योंकि उत्तल लेंस है। अच्छा, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए F1 बराबर 5, ठीक, 5 सेंटीमीटर, और F2 बराबर ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझिए आप, तो जो F1 है उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को पॉजिटिव रखेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी को नेगेटिव रखेंगे। तो जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे तो देखिए F1 F2 -3 और 5 का गुणा हो जाएगा, 5 × 15। नीचे F1 के स्थान पर 5 रखेंगे और F2 के स्थान पर -3 रखेंगे। कुल मिलाकर के जो भी मिलेगा एक ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी। मेरा कहने का ये मीन्स है। और ऋणात्मक वैल्यू मिले तो किसकी मिले? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अगर ऋणात्मक आई तो हम ये कह सकते हैं कि जो संयुक्त लेंस होगा इस स्थिति में, जो संयुक्त लेंस होगा इस स्थिति में ये अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। किस लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। बात समझ में कि नहीं? अगर एक लेंस उत्तल है और एक अवतल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा है तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। अच्छा, दूसरी स्थिति इसमें क्या बनेगी? दूसरी स्थिति जब F2 की वैल्यू ग्रेटर देन हो F1 से, अर्थात अब जो दूसरा लेंस है अवतल वाला उसकी फोकस दूरी ज्यादा हो और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो। मतलब कहने का ये मतलब है F2 की वैल्यू जैसे हमने कर दिया 5 और F1 की वैल्यू मैंने कर दिया 3। अब चूंकि F2 वाला अवतल है तो उसकी प्रकृति तो निगेटिव रखेंगी। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखिए -5 और 3 का गुणा यहाँ पर सूत्र में रखेंगे, ये था -5 3 का गुणा कितना हो जाएगा? -15, ठीक। नीचे -5 + 3 -2 हो जाएगा, माइनस कैंसिल। कुल मिला के जो प्रकृति मिली 15/2 वो आपकी पॉजिटिव मिली। अर्थात अगर एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है और अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो संयुक्त लेंस है, जो संयुक्त लेंस है वह किस लेंस की बात कार्य करेगा? उत्तल लेंस की बात कार्य करेगा। किस लेंस की बात कार्य करेगा? उत्तल लेंस की बात कार्य करेगा। बताइए ये बात समझ में कि नहीं? अब इसी तीसरी स्थिति के अंतर्गत एक तीसरी स्थिति बनी, ये बी होगी आपकी, है ना? ये कौन सी स्थिति होगी? बी।
और तीसरी स्थिति बनी सी। सी में क्या होगा कि यदि F1 F2 की फोकस दूरी बराबर हो जाए। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर इसकी और इसकी फोकस दूरी बराबर हो गई, मान लीजिए F1 बराबर हमने 5 माना, तो F2 बराबर भी 5 मानेंगे, लेकिन F2 वाला लेंस अवतल है तो -5 रखेंगे। तो जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे, 5 और -5 का गुणा माइनस का 25 हो जाएगा। नीचे -5 क्योंकि दोनों लेंस की फोकस दूरी क्या भाई बराबर है, दोनों लेंसों की फोकस दूरी क्या भाई बराबर है। ओके तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या रखेंगे पॉजिटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी -5। अच्छा ये आ जाएगा -25/5 से 5 गया 0। किसी भी संख्या के बट्टे में 0 का मतलब है उसका मान इन्फिनेटिव। अब फोकस दूरी अगर अनंत हो गई तो जो संयुक्त लेंस होगा वो एक समतल प्लेट की बात कार्य करेगा, क्योंकि समतल प्लेट की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो संयुक्त लेंस होगा, ध्यान से समझिएगा, जो संयुक्त लेंस होगा वो किसकी भांति कार्य करेगा, एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा। इस तरीके से अब जा करके ये पूरा डेरिवेशन हुआ है। वहीं पर नहीं कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 निकाल लिए बस काम हो गया, इतने में काम नहीं चलने वाला है। तो चलिए भाई, इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे हम यहाँ पर रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले डेरिवेशन की ओर। ओके चलिए इसे रफ कर दे भाई। अगला जो डेरिवेशन लिया बहुत ही गजब का है। तो भैया आज की क्लास का जो अगला डेरिवेशन है इसकी ओर हम बढ़ते हैं, और ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का सूत्र। देखिए यहाँ पर ऊर्जा घनत्व के सूत्र का निगमन हम सभी लोग कर सकते हैं एकदम आसान तरीके से, बशर्ते हम लोगों को ऊर्जा घनत्व की परिभाषा आनी चाहिए। समझ में गए ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा घनत्व अगर आप जान गए तो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक भी निकालेंगे। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या होती है, देखिए जो समांतर प्लेट संधारित होता है, इसकी प्लेटों को जब हम आवेशित करते हैं तो इसके प्लेटों के बीच ऊर्जा संचित हो जाती है। ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन में, ठीक है, संधारित की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसी को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व को किससे लिखते हैं, यू से, स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे में वी। परिभाषा आपको लिखना है, हिंदी में आप लिख सकते हो। मैंने पहले भी बता दिया कि यहाँ पर हम थ्योरी पोर्शन नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो भी क्लास में आपको दे रहा हूँ ये सब रिवीजन के तौर पर है। शॉर्ट भाषा में आप सभी लोगों को कम से कम शब्दों में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू से लिखते हैं, स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे में कैपिटल वी, जहां वी होता है वॉल्यूम और यू होती है आपकी संचित ऊर्जा। स्मॉल यू जो होती है इसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो अगर वी को हम 1 मान लें तो ये चूंकि बटे में, तो हम बोलेंगे प्रति एकांक आयतन में संचित जो ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। संधारित की प्लेटों के बीच प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब अगर ये आप जान गए तो जो संधारित्र है, देखिए आपको पता है कि यदि कोई समांतर प्लेट संधारित है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी d है, क्षेत्रफल a है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सभी लोग जानते हो। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है भैया उसको हम C से व्यक्त करते हैं। किससे, C से। C बराबर आपका क्या होता है, C बराबर आपका होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अगर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है, अब प्लेटों की बीच की दूरी D है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। इसकी एक ट्रिक है, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ऊर्जा ही तो निकालनी है, किस में, एकांक आयतन में। तो यही ट्रिक है कि आप ऊर्जा निकालिए तथा, ठीक है, ऊर्जा U बराबर निकालेंगे तो U का सूत्र क्या होता है, हाफ CV² होता है। C की वैल्यू हमने पहले रख ली है, बस डायरेक्ट केवल यही निकालना ही, समझ लीजिए आप। तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। C की वैल्यू कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट और अपान में D इंटू में कितना, V²। ठीक है, नाउ अब जो हमको देखिए हमने क्या कहा था कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो हमको ऊर्जा घनत्व निकालना, हमने संचित ऊर्जा का व्यंजक निकाल लिया। तो U बराबर लगा देंगे क्या भाई, कैपिटल U बटे V। ठीक है, अब देखिए संचित ऊर्जा का यही फार्मूला होता है। यहाँ पर लिखेंगे 9 ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से U बराबर ऐसे लिख लीजिए भैया, ने तो यही सोचेंगे ऊर्जा घनत्व की परिभाषा से, ऊर्जा घनत्व की
परिभाषा से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो स्मॉल यू होता है वो कैपिटल यू बटे वी के बराबर होता है। यू का मान रखने पर स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना आया है डी, इंटू में कितना आया वी स्क्वायर, पूरे बटे में आ जाओ तो पूरे के बटे में कितना है वी, जिसको हम क्या बोलते हैं आयतन। अब यहाँ पर देखिएगा ये आयतन है और इस आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे में प्लेटों के बीच की दूरी, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी मीटर, तो मीटर स्क्वायर मीटर का गुणा होगा मीटर क्यूब आ जाएगा और मीटर क्यूब ही आयतन का मात्रक होता है। अब बहुत सारे विद्यार्थी गलती यहाँ पर ये करेंगे कि इस v को इस v से काटने लगेंगे। भैया वो v जो है वो विभवांतर वाला v है और ये वाला जो v था ये आयतन था, इसलिए मैंने इसको a में d कर दिया। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये a से a हम काट सकते हैं, तो स्मॉल u बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और इसको लिख सकते हैं, देखिए वी स्क्वायर ऊपर है ये, नीचे डी और डी का गुणा कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं यू बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल वी बाई डी का क्या भाई होल स्क्वायर। और आपको ये पढ़ाया गया है कि जो प्लेटो विभवांतर होता है वो ई इंटू डी के बराबर होता है, या ई बराबर वी बाई डी होता है, वी बाई एल भी होता है, मतलब जो डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तब ये जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो जाएगा 1 एप्सिलॉन नॉट v बाई डी ई के बराबर होता है, तो ये जाएगा ई स्क्वायर। तो ऊर्जा घनत्व का यही व्यंजक होता है। इस पर बेस कई बार आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या हो, के माध्यम का परावैद्युतांक हो, के परावैद्युतांक का क्या हो भाई, माध्यम स्थित हो, के परावैद्युतांक का माध्यम हो, तो संधारित्र की जो धारिता होती है आप सभी लोग जानते हो, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक के गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी के आप लगा सकते थे, जब यहाँ के लगा देते तो यहाँ लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो u बराबर ये आपका हो जाएगा 1/2, है ना, के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये इस तरीके से आपको ऊर्जा घनत्व का व्यंजक मिल गया। एकदम सिंपल शब्दों में मैंने ये डेरिवेशन आपको करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और ये सारे जो डेरिवेशन आपको हम करा रहे हैं ये सब आपके प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आप शॉर्ट शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। और बढ़ते हैं अगले डेरिवेशन की ओर, ठीक है। इसे रब करें भाई। भैया अगला जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये भी बोर्ड एग्जाम में अक्सर रिपीट ही होता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। और इस क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है और इस पर बेस न्यूमेरिकल भी एक नहीं कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है। न्यूमेरिकल कैसा आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता क्या है? देखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम भैया फोटान कहते हैं। और एक फोटान की जो ऊर्जा होती है वो आपकी एच न्यू होती है। कितनी होती है? एच न्यू, जहाँ एच होता है प्लांक कांस्टेंट, है ना, एच न्यू होती है और न्यू होती है आवृत्ति। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में ये बताया गया कि जो प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है और प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है वह एच न्यू होती है, जहाँ एच होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड के बराबर होता है, और न्यू होती है आपकी आवृत्ति। तो ये होती है फोटान की ऊर्जा। तो जब ये फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित किए जाते हैं, जब फोटान धातु की सतह पर गिरता है, ठीक है, ये धातु की सतह है, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जब धातु की सतह पर फोटान गिरता है, फोटान के पास ऊर्जा एच न्यू होती है। तो जो धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन को यह अपनी संपूर्ण एनर्जी को दे देता है, और धातु के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इसकी एनर्जी को ले लेता है और ये अपनी अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। तो जो धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वह इस एनर्जी को दो प्रकार से व्यय करता है। एक तो धातु की सतह से बाहर निकलने में, मतलब कार्य करने में, समझ सकते हो आप, ठीक है, कार्यफलन के रूप में। तो जो इसको एनर्जी मिलती है दो प्रकार से व्यय करता है, धातु की सतह से बाहर निकलने में और जो उत्सर्जित
इलेक्ट्रॉन है उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, अर्थात धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको गति प्रदान करने में। तो दो प्रकार से ये एनर्जी hν व्यय होती है। ऐसा नहीं कि सारे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर ही होते हैं, कुछ धातु की सतह के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो वो आपस में जब निकलते हैं तो टकराते भी हैं, एनर्जी काफ़ी लॉस भी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एनर्जी होती है hν, जब इलेक्ट्रॉन पाता है तो वह दो प्रकार से व्यय करता है। पहले तो धातु की सतह से बाहर निकलने में, और दूसरा गति प्रदान करने में। धातु की सतह से बाहर तो निकलता है लेकिन गति के साथ निकलता है, तो गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, मतलब 12mv²। और पहला किस में व्यय किया? कार्यफलन यानी कार्य करने में। तो जो ये hν, जो आइंस्टीन समीकरण के अनुसार अगर हम बात करें, आइंस्टीन के अनुसार या आइंस्टीन के अनुसार प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अगर हम बात करें तो जो hν एनर्जी होती है ये W और किस में व्यय होती है? गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। धातु की सतह से बाहर निकलने में मतलब कार्य करने में, और गतिज ऊर्जा प्रदान करने में यानी E के। दो प्रकार से ये दो प्रकार से एनर्जी, टोटल एनर्जी ये hν जो होती है दो प्रकार से व्यय होती है, इसलिए hν बराबर W प्लस E के हमने लिख दिया। अब इस W को कहते हैं कार्यफलन। क्या कहते हैं? कार्यफलन। अगर हम धातु की सतह पर, ध्यान दीजिएगा, यदि धातु की सतह पर, ध्यान से समझिएगा, धातु की सतह पर जो भी हम फोटान आपतित कर रहे हैं, hν क्या होती है? फोटान की एनर्जी होती है। तो धातु की सतह पर जो भी हम फोटान आपतित कर रहे हैं, अगर उस फोटान की आवृत्ति इस धातु के कार्यफलन से क्या हो? कम हो। ध्यान दीजिएगा, यदि धातु की सतह पर आपतित फोटान की आवृत्ति, इस पर अभी न्यूमेरिकल बता रहे हैं कैसा बना था। यदि धातु की सतह पर आपतित फोटान की आवृत्ति धातु के कार्यफलन से कम हो, या हम कह सकते हैं कि जो आपका फोटान है उसकी एनर्जी जो है वो कार्यफलन से क्या हो? कम हो, फलन से कम हो, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इस बात को समझिएगा, यही पर इस समीकरण में बताया गया है, ठीक है। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जो फोटान की ऊर्जा होनी चाहिए वो धातु के कार्यफलन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब जो कार्यफलन होता है W, वह किसके बराबर होता है? hν के, जहाँ जो न्यूनाट होती इसे कहते हैं देहली आवृत्ति, या वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है, होने लगता है, या वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, ठीक है, जिसकी वजह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो W की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ठीक है, और EK की वैल्यू बाद में रखेंगे। तो hν बराबर ये आपका हो जाएगा hν0 और प्लस का कितना हो जाएगा? EK। अगर हम EK की वैल्यू निकालेंगे तो hν इधर हाई है, hν0 इधर ले जाएंगे तो ये hν0 माइनस का हो जाएगा। इसमें से h कॉमन ले सकते हो तो न्यू माइनस कितना हो जाएगा? न्यू0। न्यू हो जाएगी फोटान की आवृत्ति, न्यू0 हो जाएगी देहली आवृत्ति। यदि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, क्या भैया? अधिकतम वेग v हो, तो E के बराबर हो जाएगा 12mv²। इसको v मैक्स भी ले सकते हो, मतलब वेग मैक्सिमम हो, तब ये समीकरण कितनी हो जाएगी? देखिए, इस EK के स्थान पर रख देंगे 12mv² और v के बगल में हम मैक्स लगा देंगे क्योंकि महत्तम वेग की बात कर रहे हैं। बराबर कितना हो जाएगा? h और ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू0। ये जो समीकरण है यही आइंस्टीन का क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। अब कहा जाए, क्वेश्चन आप सभी को समक्ष हम लेते हैं। अभी हाल ही में मैं अनसॉल्व पेपर बच्चों को सॉल्व करा रहा था तो मैंने देखा उसमें क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन भैया
कुछ ऐसा था कि एक धातु का कार्यफलन दिया गया था, एक धातु का कार्यफलन दिया गया था 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ तक कि मुझे याद है, एकदम सही याद है। एक धातु का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और धातु की सतह पर 2 फोटानों को आपतित किया जाता है। फोटान की जो एनर्जी थी, फोटान आपतित फोटान की जो एनर्जी थी वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। क्या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और होगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, ऐसा प्रश्न था। तो भैया अगर कार्यफलन से फोटान की एनर्जी डाउन है, आप देख सकते हो कार्यफलन 2.5 है, फोटान की जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, जो कि कार्यफलन से कम है। अतः इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, है ना। अगर फोटान की आवृत्ति या फोटान की एनर्जी जो है वह धातु के कार्यफलन से कम है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन पॉसिबल नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए और धैर्य के साथ आप सभी लोगों ने क्लास को देखा, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आपको मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।